गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आवाज़ जा रही है मेरी आप लोग तक। इससे पहले के क्लास में हम आपको राजभाषा के बारे में बताए थे। राजभाषा के बारे में बताए थे ना। राजभाषा के बारे में हम आपको बहुत हद तक समझा दिए थे। आपसे अब कुछ सवालात किए जाते हैं। देखिए, हम आपसे पूछते हैं कि ये जो राजभाषा है, क्या भोजपुरी बिहार की राजभाषा है? क्या भोजपुरी बिहार की राजभाषा है? नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है जिसमें पेपर वर्क किया जाता है, कहीं एफआईआर लिखना हो गया या किसी के प्रति शिकायत दर्ज करना हो गया, ये सब चीज़ें हो गए, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, राजभाषा का प्रयोग करते हैं। तो राजभाषा जो होता है वो क्या चीज़ है भैया? राजभाषा। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा के नाम से जान। आवाज़ नहीं जा रही है? आवाज़ नहीं जा रहा है? हाँ आवाज़ जा रहा है उससे। ठीक ठीक ठीक, आवाज़ जा रहा है। ठीक ठीक जा रहा है। देखिए, राजभाषा ये नहीं है भोजपुरी, ठीक है, आवाज़ तो जा ही रही है। भाग 17 हम आपको पढ़ा रहे थे कल, कुछ मेन टॉपिक बता दिए थे। 17 भाग 17, इसमें किस चीज़ की चर्चा थी? भाषा की चर्चा थी। किसकी चर्चा? भाषा की। आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा? 343 से लेकर 351 तक। 343 से 351 तक चालू होगा। देखिए, अब इसमें भाषा की चर्चा है। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा कोई लीगल भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा किसी देश की सबसे फेमस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं है। राज्य भाषा किसी भी स्टेट की सबसे फेमस भाषा को हम राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये और अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य भाषाएं हो सकती हैं। ये दोनों का मतलब होता है कि उस एरिया में सबसे फेमस भाषा कौन सी है। सबसे फेमस भाषा कौन सी है? किसी भी एरिया में सबसे फेमस भाषा कौन कौन सी है? समझ आ गया कि नहीं? तो किसी भी एरिया का सबसे फेमस जो भाषा होती है वो उस राज्य की राज्य भाषा हो जाती है। उस राज्य की क्या हो जाती है? राज्य भाषा हो जाती है। और देखिए, ऊपर हो गया राष्ट्रभाषा। किसी देश की सबसे फेमस भाषा क्या हो जाती है? राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की सबसे फेमस भाषा कौन सी हो जाती है? राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो इसमें तो समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषा क्या होती है? राजभाषा यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कल तक तो समझा दिए थे, अब आगे बताना है। देखिए भैया, आगे समझाते हैं। अब यहाँ पर इसमें कहा गया है आर्टिकल 343 में, संघ मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। देखिए, राज्य भाषा अब आएगा ही नहीं। संघ की राजभाषा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस भाषा में अपने ऑफिशियल वर्क को करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस भाषा में अपने ऑफिशियल वर्क को करेगी, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? राजभाषा। देखिए ध्यान से, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा है हमारी हिंदी, केंद्र सरकार की हिंदी। और इंग्लिश जो है ना, वो सहायक राजभाषा है। इंग्लिश जो है वो एक सहायक राजभाषा है, हिंदी। हालांकि हम आपको बताए थे कि हिंदी पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। संघ की राजभाषा हिंदी बनाने में बहुत ही ज़्यादा विवाद हो गया था। साउथ के लोगों का कहना था कि हमारी किसी एक भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बना दिए। साउथ वाले खुद में लड़ गए। मतलब लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मुक्का मुक्की लड़ गए, मतलब विवाद हो गया। अब हम लोग की भारतीय संस्कृति में तो पहले भी बात विवाद होते थे, तो शास्त्रार्थ होते थे। आप उधर बैठिए, हम इधर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो भारत में कई बार कहा गया कि भैया क्या है, तो अंततः जो था 14 सितंबर को कब मना लिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर को 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित कर दिया गया। याद रहेगा कब घोषित किया गया था? तो भैया 14 सितंबर। राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। आयंगर फार्मूला
कौन सा फॉर्मूला बताया गया? आयंगर फॉर्मूला। आयंगर थे साउथ के बहुत बड़े लीडर थे आयंगर। इन्होंने मतलब बड़े बड़े नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाया, और कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद कहा कि देखिए भैया कोई एक तो ऐसी भाषा रहनी चाहिए ना जिसमें हम सब आपस में बात कर सकें। अब आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल के आधे से ज़्यादा लोग हिंदी बेहतरीन ढंग से समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी वो वाली टोन जो होता है ना, हिंदी बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये पूरी तरह से हिंदी बोलने वाले नहीं, लेकिन हिंदी तो समझते हैं ना। बट बंगाल के लोग, जैसे हम मान के चलिए हम तमिलनाडु में चले गए, साउथ में चले गए, तो साउथ में जाने के बाद ये तमिलनाडु में, तो यहाँ हिंदी तो कुछ लोग समझेंगे ही समझेंगे, बंगाली तो थोड़ा बहुत भी नहीं समझ पाएंगे लोग, है कि नहीं। तो वैसे ही इसीलिए हिंदी को ये आयंगर फॉर्मूला के हिसाब से क्या बना दिया गया? राजभाषा बनाया गया। आज भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राष्ट्र की लोकप्रिय भाषा नहीं है, ये इसकी मान्यता नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। याद रखिएगा, हिंदी को राजभाषा इसी दिन मनाया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं सर, कि हिंदी को जो राजभाषा थी ये तो दिया नहीं गया, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग नर्मदा जी ने सबसे पहले कर दिया था। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा था, और इसको मांग कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि आज भी ये मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए कैसे इन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी क्या होनी चाहिए? राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा भैया ये हमारे पास अभी भी नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा। इसको सबसे पहले किसने बोला था? फर्स्ट में बोला था नर्मदा जी, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, समाज सेवक थे, नर्मदा जी, नाम था नर्मदा जी। इन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। जबकि इसकी मांग किसने किया था? राष्ट्रभाषा हिंदी की मांग किसने किया था? अंग्रेजों से। तो मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसी को दिक्कत? तो देखिए हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा बोला था, किसने बोला था राष्ट्रभाषा के लिए? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नर्मदा जी ने बोला था, एक मतलब समाज सेवी थे इन्होंने। जबकि बाल गंगाधर तिलक मराठी स्वतंत्रता सेनानी, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मांग कर दिया अंग्रेजों से। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त तो बाल गंगाधर तिलक थे नहीं, तो आयंगर फॉर्मूला के हिसाब से कह दिया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? हिंदी ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये कौन सी भाषा है? राजभाषा है। किसी को आर्टिकल 23 में दिक्कत है? 343, अरे यार हिंदी इसका संख्या गड़बड़ा है। 343 में किसी को दिक्कत? आर्टिकल 343 में दिक्कत। क्या अंग्रेजी राजभाषा है? नहीं, ये सहायक राजभाषा है। कैसी भाषा है? सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा। आगे देखें, किसी को इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए कि बाय द वे आगे जाकर कभी ऐसा हो गया, सब घोंचू सबको फोनवा काटो ना तो समझ में नहीं करता है, सब हम अपने जोतल जाएंगे, ब्लैक लिस्ट डाल देंगे तो सोचो समझ में आएगा बैल सब। चलिए ध्यान दीजिए इधर, अगर किसी भाषा को मान के चलिए कि आने वाले 50 सालों में हिंदी का थोड़ा सा क्रेज गिर जाए, क्योंकि आज भी देखिएगा कि अब इंग्लिश का क्रेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हिंदी का क्रेज कभी गिरेगा नहीं। ऐसे मतलब हिंदी बोला ही जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ही बन के रह जाएगी अंग्रेजी। तो आखिर इसमें अगर संशोधन करना है, क्या करना है? संशोधन करना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो एक भाषा आयोग का गठन किया जाएगा, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। उसकी चर्चा 344 में की गई है। उसकी चर्चा किसमें की गई है? 344 में कहा गया है राजभाषा संबंधित आयोग एवं संसदीय समिति, राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति कहा गया है। इसको हटा दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे।
कहा गया है कि अब किसमें 44 में 344 में क्या कहा गया कि अगर कोई भी राजभाषा को चेंज करना है, यानी अगर किसी भी जगह के ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करना है, राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा। या तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कमीशन बनाना पड़ेगा। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर कोई बड़ा पद वाला, तो उसकी अध्यक्षता में आप राजभाषा आयोग बना सकते हैं। या आप संयुक्त संसदीय समिति बना सकते हैं। संयुक्त संसदीय समिति को हम क्या कहते हैं, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहते हैं, जेपीसी। अगर ये कोई सुझाव देते हैं या फिर संसद की कोई समिति सुझाव देती है कि हिंदी के अलावे, हिंदी तो हमारी राजभाषा ऑफिशियल है ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा उसके डॉक्यूमेंट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल कराए ही जाएंगे, ये रूल है। लेकिन अगर भाषा आयोग ने कह दिया कि नहीं, आप हिंदी के अलावे बंगाली को भी इसमें शामिल कीजिए, तो ये संसद अपने से नहीं करेगी। या तो राजभाषा आयोग की सिफारिश रहनी चाहिए, या अगर राजभाषा आयोग नहीं बनाए हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी रहनी चाहिए। संसदीय समिति लोकसभा और राज्यसभा के लोग कहें कि नहीं, आप हिंदी के साथ साथ बंगाली को भी बना दीजिए या गुजराती को भी बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि क्या संसद डायरेक्ट भाषा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए हम राज्य भाषा की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, राज्य भाषा तो फेमस भाषा होती है, उससे कोई मतलब ही नहीं। हम ये कहते हैं कि क्या संसद अपनी मर्जी से कभी राजभाषा में छेड़छाड़ कर सकती है? तो नहीं कर सकती। उसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो एक राजभाषा आयोग का गठन करेगी। ये राजभाषा आयोग अगर नहीं गठित करती है तो उसके स्थान पे वो संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन करेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि राजभाषा आयोग जो था ना, ये राजभाषा आयोग, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर तिलक मत दीजिएगा, बाल गंगाधर खेर थे। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक है, ये अलग है, वो अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखते हैं लोग, किसी को इतना तक में तो दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझते हैं हम लोग। राजभाषा आयोग हो गया। अब ये भी तो पूछ सकता है कि कभी ना कभी तो संसदीय समिति गठित हुई होगी, और इस संसदीय समिति के भी अध्यक्ष होंगे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। अरे यार, ये कमेंट में क्या तुम लोग नौटंकी करता है रो? हिस्ट्री का बैच कौन आएगा? कौन है अंजलि कुमारी? तुमको 20 बार समझाएंगे बकलोलिया कहीं क्या कि जब पॉलिटी खत्म होगा तो हिस्ट्री का बैच आएगा। जो भी बैच आएगा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। 20 बार समझाते हैं यार तुम लोग को। क्वेश्चन हम वहाँ जो कमेंट रहता है वहाँ फ्लैश करते रहता है। हमको लगता है कोई सवाल पूछ रहे हैं, मार पूछ ले, अगर पिछवा लड़का घुरियाई ले, हाँ अंजलि आएगा, अंजलि बैच आएगा, अंजलि आएगा, अंजलि हिस्ट्री पढ़िए, सच रीत नहीं पॉलिटी संभलाइए नहीं रहा, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पढ़वैया बल ढेर। ओके पीछे अंजलि हिस्ट्री का बैच आएगा, आएगा आएगा। लड़का सब तो ससुरा लड़किए के पीछे लोल है सब, कोनो काम कर लायक सब चीज नहीं होता, पाड़ा सब। 20 बार समझेले बबुआ कि जब पॉलिटिया ही खत्म हो जाएगा ना, भाग 17 तक तो आ गए हैं, 22 को भागे, 18 भाग पढ़ा दिए, भाग 18 तो पढ़ाई दिए आपातकाल, यानी लगभग आपका 4 गो भाग बचल है। उसके बाद से जो आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान का शुरुआती भाग, जैसे 1800 भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 1935, ये सब चीज़ें
सब चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं है, वही में हुमच मर ले। हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, ये समझ में आ गया। पहली राजभाषा आयोग कौन थे? पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर, मार के चला जाना बाल गंगाधर तिलक, हो जाएगा, शांति हो जाओगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये सबसे पहले की बात बोला था नर्मदा जी ने, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इन दोनों की मांग को खारिज करके हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा है। इन्हीं आयोग या इन्हीं संसदीय समिति की सिफारिश पर होता है। गोविंद बल्लभ पंत एक झील है, ये किस राज्य में है? कितने लोग बता सकते हैं? गोविंद बल्लभ पंत एक झील है, ये किस राज्य में है? यूपी है, यूपी 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 में, यूपी में एक परियोजना है, वहाँ त्रिवेणी आयरन स्टील कंपनी है, वहीं पे जो बांध बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत के पास, रिहंद परियोजना। चलिए ये तो समझ में आ गया। 343, 344 दोनों समझ में आ गया। 343, 344 दोनों समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 345 की ओर। किसके बाद बढ़ते हैं? 345 की ओर। 345 की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राज्य की राजभाषा। तीन 345 की ओर देखते हैं। अभी तक तो हम केंद्र सरकार की राजभाषा देख रहे थे, इसको यहीं रहने देते हैं, दूसरा पेज ही ले लेते हैं। 345 क्या कह रहा है? 345 345 कहता है राज्य की, देखिए स्टेट की, राज्य यानी स्टेट की। अभी हमने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, राज्य की राजभाषा। राजभाषा देखिए ये राजभाषा है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब भाई साहब ये हर राज्य के लिए अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हर राज्य में विविधताएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं हर राज्य की विविधताएं। कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी ही है, जैसे अगर हम यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश यूपी की, तो यूपी की राजभाषा अगर आप देखेंगे तो यूपी की राजभाषा हिंदी है, उर्दू है, उर्दू और इंग्लिश जो है वो हर एक राज्य की एक सहायक राजभाषा है, एक सहायक राजभाषा है। यही बात आपको बिहार में भी लागू हो जाता है। बिहार में भी यही सिस्टम है, हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड को देखिएगा, यूके यानी उत्तराखंड, तो उसमें राजभाषा हिंदी है, हिंदी, लेकिन वहाँ पे उर्दू बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, उर्दू बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ उर्दू न होकर संस्कृत है, उर्दू न बोलकर संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है। उर्दू भाषा जो है हमारे यूपी बिहार ये सब एरिया में ज़्यादा बोली जाती है। उर्दू जो है ना, बहुत से लड़के उर्दू और हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपनी भाषा में 50% उर्दू यूज करते हैं और 50% हिंदी यूज करते हैं, जाने अनजाने में आप लोग। जैसे हम क्या पी रहे हैं, जैसे हम ये पानी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, तो हम जनरली यही बोलते हैं पानी पी रहे हैं। बहुत कम लोग बोलते हैं जल पी रहे हैं, तो जल जो है वो हिंदी है, जल जो क्या है हिंदी है, और पानी क्या है? उर्दू है। तो यूपी बिहार झारखंड दिल्ली वाले एरिया में ना ज़्यादातर चीज़ें हिंदी और उर्दू मिला के बोली जाती है। हम खाना खा रहे हैं तो हिंदी तो होना चाहिए, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो हिंदी होना चाहिए, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत से लोग शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं। राजनाथ सिंह को देखिएगा ना, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ को शुद्ध हिंदी, ऐसे एकदम उन लोग का भाषा थोड़ा सा एकदम शुद्ध हिंदी वाली हो चाहिए। तो शुद्ध हिंदी भाषा थोड़ी शास्त्रीय टाइप की हो जाती है। अब जैसे हम आपसे कहते हैं हम कपड़ा पहने, तो ये तो उर्दू हो जाएगी कपड़ा। वस्त्र कहेंगे तो ये हिंदी होगा, वस्त्र हिंदी होता है। आँख उर्दू हो जाएगी, नयन हिंदी हो जाएगा,
तो ये टाइप की होती है। तो हम लोग बातचीत की भाषा में 50% हिंदी और 50% उर्दू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर देखिए रियलिटी में देखिएगा ना, तो हम लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग ना पूरी तरह से ना, मतलब यूपी बिहार वाला जो हिंदी भाषी बेल्ट है, ये ना 100% हिंदी यूज करता है और ना ही 100% उर्दू यूज करता है। क्योंकि उर्दू की भी अगर शुद्ध रूप देखेंगे तो बहुत ही टफ है। चांद जरूरी है, चांद मानते हैं कि ही उर्दू है, लेकिन शुद्ध उर्दू चांद का होता है महताब, महताब होता है। तो हिंदी तो चंद्रमा होता है, हिंदी क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो हम लोग मैच करते हैं। तो जितनी भाषाएं बनाई जाती है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ के लोगों को ध्यान में ही रख के बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसको जो मन वही बना दिया, चलो भैया यही मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग है हिंदी है। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी भैया, सबसे पहले तो मराठी हो जाएगा, मराठी सबसे पहले क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। सहायक में वो डाल देंगे हिंदी और इंग्लिश को, वो सहायक में डाल देंगे। गुजरात में भी सबसे पहले गुजराती हो जाएगा, सहायक में हिंदी और अंग्रेजी को डालेंगे। तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा, बाकी भाषाओं को सहायक में डाल देते हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर सिंधी भाषा हो जाती है। उर्दू, उर्दू यहाँ पे फेमस हो जाएगी, उर्दू। हिंदी भी है, उर्दू के अलावा ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं बोल सकते। आप न्यूज वगैरह में देखते हैं हिंदी भी बोली जाती है। और इंग्लिश तो है वहाँ की अब सहायक भाषा है। डोगरी, डोगरी भी यहाँ पे बोली जाती है एक भाषा, डोगरी। डोगरी भाषा बहुत टफ है, उनको आप जानते नहीं हो। तो ये सब भाषाएं जो हैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। अब इसमें आपको कंट्रोवर्सी जानते हैं कहाँ पूछ देता है, कहाँ पर, देखिए जहाँ पर जिस धर्म और भाषा काफ़ी मैच करती है, जहाँ पर धर्म से रिलेटेड रहेगा वो भाषा मैच कर जाएगी। अब जैसे क्रिश्चियन लोग जहाँ रहेंगे वहाँ इंग्लिश ज़्यादा हो जाता है। तो मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ कौन कौन सा राज्य, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, नागालैंड, यहाँ पर क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन ज़्यादा है यहाँ पर। अब ये तो स्टेट भी तो छोटा है, तो जनसंख्या के मामले में तो नहीं, बट परसेंटेज के मामले में यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन है। तो ये क्रिश्चियन जो लोग हैं यहाँ मेघालय में, ये लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन है। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है वही इंग्लिश हो जाती है। बाद में यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, बाद में लोकल लैंग्वेज। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा दे देता है। और एग्जाम में जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन देगा, कहेगा नागालैंड की भाषा, इनमें से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन बी नागालैंड। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन बी नागालैंड, ये सब की भी भाषा अंग्रेजी है। तो भैया ये अंग्रेजी वहाँ की राज्य भाषा नहीं है, फेमस भाषा नहीं है, ये राजभाषा है, राजभाषा। राजभाषा का क्या मतलब होता है भैया, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ गया कि नहीं एकदम, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। हो गया, अरे तू लोग कमेंटवा में वो अंजलि क्या है कर रहा है, सर बंद कर देंगे, कमेंट शांत हो जाएगा, तू लोग कमेंट बंद हो जाएगा, शांत हो जाओगे लोग। पता है बहू, आधा तो गलती आप लोग की है, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता है, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। समझ में आया कि नहीं, किसी को बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, शुरुआती राजभाषा हिंदी। बंगाल की राजभाषा क्या होगी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजभाषा क्या होगी, बंगाली। केमन आछेन, कोथा करबेन, बंगाली, बंगाली भाषा हो जाती है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं,
राज्य भाषा तो अलग होती है, वो फेमस भाषा होती है, उसके ऑफिशियल लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये मेघालय नागालैंड, ये सब की भाषा क्या है? राजस्थान की आप भाषा बता दीजिए। तो राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए, राजस्थान की राजभाषा। हाँ हिंदी है, राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी वहाँ की राज्य भाषा है। राजस्थानी वहाँ की राज्य भाषा है। राजस्थानी वहाँ की राजभाषा है। इले थाड़े विस्की, थाड़े बिस्लरी। राजस्थानी भाषा भी बहुत ज़बरदस्त भाषा है, बट अब पता है राजस्थानी भाषा को अभी 8 शेड्यूल में नहीं जगह दिया गया है। 8 शेड्यूल मतलब जो भारत की अनुसूचित भाषाएं हैं कि ये चीज़ें जो भाषाएं लीगल मान्यता है, तो राजस्थान में हिंदी बोली जाती है और वो एकदम खड़ी बोली होती है। हिंदी आराम से आप राजस्थान की हिंदी बखूबी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है राजस्थान की हिंदी वगैरह में। चलिए आप सब समझ में आ गया, आप लोग को ये भाषाएं समझ में आ गई। टोटल ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी भाषा हिंदी है। टोटल 9 राज्य हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा हिंदी है। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदी को ज़्यादातर जगहों पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी जो है वो पूरे भारत की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की और भारत में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सब की एक सहायक राजभाषा की तरह काम करता है। सहायक राजभाषा की तरह काम करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सहायक राजभाषा की तरह काम करता है। अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है उसको आपको आर्टिकल वाइज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझा देते हैं। बट आपको आर्टिकल के हिसाब से याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आर्टिकल के हिसाब से याद रखेंगे ना, हर चीज़ को अगर आप आर्टिकल के हिसाब से याद रखेंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और याद भी नहीं रख पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ तक तो आपको आर्टिकल बताएं। 343 में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राजभाषा थी, और 344 में कहा गया हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट राजभाषा में छेड़छाड़ नहीं करेगी जब तक राजभाषा आयोग या कोई जेपीसी सिफारिश नहीं करती। उसके बाद आ गए थे हम लोग ने 45 पे, यहाँ राज्य सरकार की क्या थी, राजभाषा थी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे 346, ये आपको आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखना है। 346 में कहा गया है कि 2 राज्यों के बीच या फिर किसी केंद्र सरकार के बीच अगर कम्युनिकेशन की होगी तो कम्युनिकेशन की राजभाषा होगी। जैसे 346 में कहा गया है पत्राचार या कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन होता है, कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन होता है, तो भैया एक स्टेट अगर कोई लेटर लिखता है किसको, दूसरे स्टेट को लेटर लिख देता है। यानी 2 स्टेट अगर आपस में कोई लेटर से अपना कम्युनिकेशन करते हैं लेटर पैड पे, या कोई स्टेट गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती है, कोई कम्युनिकेशन करती है, तो या सेंट्रल स्टेट को बोले, स्टेट सेंट्रल को बोले। जैसे अभी देखे होंगे गृह मंत्री जब अमित शाह थे तो लॉकडाउन को लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कम्युनिकेट करते थे, बोलते थे कि राज्यों को सूचना दे दी गई है। तो क्या लगता है फ़ोन पे दिए होंगे वो? नहीं, एक ऑफिशियली होना चाहिए। हाँ, फ़ोन पे भी दे दिया जाता है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो अपने सचिव यानी जो सलाहकार होते हैं लोग, सचिव, उनको बोल देते हैं कि आप सारे राज्यों के सचिव को बोल दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, उनका एक सेक्रेटरी होता है सचिव, उसी के पूछ के वो सारा काम करते हैं। तो ये कौन सी भाषा होनी चाहिए आप ही बताइए। अगर 2 स्टेट आपस में बात कर रहे हैं या सेंट्रल और स्टेट आपस में बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो भैया इसकी जो भाषा रखी गई है, इसकी भाषा, तो इसको तो सबसे पहले भैया कह दिया गया कि आपका मन आप हिंदी में कर लीजिए। तो 9 राज्य जो है हिंदी है वो कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? इंग्लिश में कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। 2 राज्यों के बीच पत्राचार की व्यवस्था हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी? किस में होगी? हिंदी या अंग्रेजी में। आगे बढ़ जा, हिंदी या अंग्रेजी में। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में?
हिंदी या अंग्रेजी में, क्या इसे गलत किया? अब मान के चलिए आपको कौन सा एग्जाम्पल दे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैटर था। सुशांत सिंह राजपूत मैटर में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक काफ़ी टसल चला था कुछ वक्त तक। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बिहार गवर्नमेंट जिनने जो लेटर भेजा था वो किस में भेजा था? इंग्लिश में भेजा था। अब पता चला महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मराठी लिख के भेज दे, तो बहुत ज़्यादा लोग मराठी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र के लोग तो जेन्युइन है, उसे ज़्यादा समझेंगे। तो ये आपका है, इसे आप अनुच्छेद के हिसाब से नहीं याद रखिए, आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई पत्राचार या कम्युनिकेशन होता है स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में दिया जाएगा। इसके बाद अगर ध्यान दीजिए, आगे समझते हैं। 347 347 इसमें क्या कहा गया? 347 347 में, इस 347 जो है इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या है, किसी स्टेट की ज़्यादातर जनसंख्या, स्टेट की जनसंख्या स्टेट की जनसंख्या, अगर किसी स्टेट की जनसंख्या की मांग हो, की मांग, अगर कोई स्टेट है उसकी ज़्यादातर जनसंख्या मांग करने लगे कि हमें ये वाली भाषा चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे मान के चलिए राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान के लोग का कहना है कि भैया हमारी राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी के साथ साथ हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी जो राजभाषा है वो मराठी भी, मत मराठी कह रहे हैं, राजस्थानी भी हो जाए, राजस्थानी भी हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज राजस्थानी और हिंदी में नहीं है, बहुत ज़्यादा का चेंजिंग है, लेकिन राजस्थानी भाषा भी आप समझ जाएंगे। तो ये कब होगा? तो इसे कौन कर सकते हैं भैया? तो किसी राज्य की जनसंख्या की अगर मांग हो, किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर, किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, राजभाषा में क्या कर सकते हैं? में परिवर्तन, चेंजिंग कर सकते हैं। या तो हो सके तो एक नया ऐड कर दे या फिर उसे हटा के दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन फिर यहाँ अटक गया। आप कहिएगा सर तब तीन लोगों को अधिकार हो गया, क्योंकि 344 में कहा गया था कि अगर आपको कोई चेंजिंग करना है तो या उसके लिए राजभाषा आयोग बनाइए या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, यानी एक राजभाषा आयोग हो जाएगा, एक जेपीसी हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा चीज आ गया राष्ट्रपति के। कौन को परिवर्तन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जनसंख्या मांग करे तो राष्ट्रपति उसको राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इसको भी संसद से 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, संसद से 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, अदरवाइज में आपको दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो इस चीज को भी आप अनुच्छेद के हिसाब से नहीं याद रखेंगे, ऐसे नॉर्मल याद रखेंगे। 348 देखते हैं। देखिए ये भी खत्म होने वाला, आज ये अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। 348 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो हमारे हर एक स्टेट के हाई कोर्ट है और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो राजभाषा है, राजभाषा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा ये ओनली एंड ओनली इंग्लिश है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी हिंदी यूज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा क्या है? बताइए तो वो क्या गलत है? अंग्रेजी या हिंदी? अरे यार गलत है सही है वो छोड़ो ना, पहले ये बताओ। भोजपुरी भी 8 शेड्यूल में नहीं है भाई, भोजपुरी भाषा भी 8 शेड्यूल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है?
नहीं है यार, बंगाल हाई कोर्ट में बंगाली बोलोगे, गजब बात करते हो यार। इसके लिए कुछ प्रावधान है, देखिए ध्यान से, आप ये बहुत सोच समझ के किया गया है। ऐसा नहीं है कि जज जो होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं या संविधान बनाने वाले बेवकूफ़ थे, उसके कुछ रीजन है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और आपको हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनना है आप डायरेक्ट नहीं बनते, आप हाई कोर्ट के हिसाब से जाते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में जाते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट से। मान के चलिए कि गुजरात हाई कोर्ट से कोई गया, कोई राजस्थान हाई कोर्ट से गया, कोई केरल हाई कोर्ट से गया। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट थोड़ी कोई जाता है यार, इधर ही उधर से जाते हैं। कोई नागालैंड के कोर्ट से गया, कोई असम के हाई कोर्ट से चला गया, हाँ, कोई मुंबई हाई कोर्ट से चला गया, महाराष्ट्र से, मुंबई हाई कोर्ट से, मुंबई से। अब आपका कहना है कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश को कंपलसरी क्यों कर दिया गया? देखिए अगर कंपलसरी नहीं करते, अगर हाई कोर्ट में कंपलसरी नहीं करते तो गुजरात वाला बोलता गुजराती, राजस्थान वाला हिंदी बोलता, केरल वाला मलयालम बोलता, आसाम वाला आसामी बोलता, ये मराठी बोलता। अब ये जज साहब जिंदगी भर ड्यूटी किए हैं, अरे ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में कितना दिन रहबे करते हैं लोग, 5 से 7 साल रहते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर हो जाते हैं, जाते तो हाई कोर्ट से। तो उनको आदत थी मराठी में जजमेंट सुनने की। वो वकील मराठी में बोल रहा है ये आमी छोड़बो ना, ये बंगाली में बोल रहा है ये। और उस वैसे हाई कोर्ट के जज को जब आप जो जज केवल गुजराती में बहस सुना है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भेजिएगा तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक ही है, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ही है। वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भाषा के लोग आएंगे, तो ये देखेगा जी भाई साहब हमको तो आदत है गुजराती में बहुत सुनने को, कहेगा मराठी में, कहेगा बंगाली में, कहेगा हिंदी में, ले। इसलिए कह दिया गया भैया आप अगर हाई कोर्ट में एंट्री मारते हैं तो यहीं से अंग्रेजी सीख के आइए, यहीं से, बिना अंग्रेजी यहाँ काम में नहीं चलेगा। तब इनको प्रमोशन दिया जाएगा है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं से आइए वकील लाइए अंग्रेजी में सुनेंगे। और वैसे भी मुकदमा तो आदमी थोड़ी लड़ता है, वो तो वकील लड़ते हैं। अब आप बताइए क्या गलत किया, आप बताइए कोई गलत किया? हाँ, जो सबूत होता है, जो गवाह होता है वो आप हिंदी में दे सकते हैं। जैसा आप हमने देखा था, यही वो व्यक्ति है जिसने हत्या किया था, जो भी सबूत, जो भी गवाह है आप दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नहीं समझ में आया? हिंदी को कंपलसरी कर दो, साउथ वालों में झगड़ा हो जाएगा। साउथ के लोग हिंदी को वैल्यू ही नहीं देते हैं, अजीब नज़र से देखते हैं भाषा के हिसाब से। साउथ के लोगों का कहना है कि हमारी भाषा पुरानी है, और जेन्युइन है, साउथ वालों की भाषा बहुत पुरानी है, वो क्लासिकल लैंग्वेज है। अभी बताएंगे क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, जो बहुत पुरानी भाषा होती है उसे क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। 6 भाषा ही है क्लासिकल में। एक कह रहा है कि सर तब तो हाई कोर्ट के वकील के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। हाँ भैया, हाई कोर्ट में जज और वकील दोनों इंग्लिश बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील दोनों इंग्लिश बोलते हैं। इन दोनों में कभी चेंजिंग नहीं हो सकता। तो ये तो आपने समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया आप लोग को। 49 देखिए, 48, अब 49 देखते हैं। क्या देखते भैया? 349 में क्या बोला है? 349 349 में कहा गया है, 349 में कहा गया है कि राजभाषा में परिवर्तन, राजभाषा में परिवर्तन किसके सिफारिश पर होगा? तो 3 लोगों के सिफारिश पर। या तो वो राजभाषा आयोग होंगे जो कमीशन गठित किया जाएगा, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जेपीसी होगी, या फिर वो क्या हो सकता है भैया, जेपीसी नहीं होगी तो राष्ट्रपति द्वारा होगा। लेकिन इन तीनों कंडीशन में ये सिफारिश कहाँ भेज दी जाएगी? संसद में भेज दी जाएगी। और संसद इसमें परिवर्तन जब भी करेगी तो 66% वोट यानी 2/3 बहुमत से पारित करेगी।
संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित करेगी। भाषा में परिवर्तन करना खिलवाड़ नहीं है कि आप कुछ ही चीज को परिवर्तन कर दें। जैसे आप उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल देंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है ना, आपका ये मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, तो ये परंपरा आज से नहीं चल रही है। ये जब मायावती जी थी ना, तो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, काशीराम नगर, इस सब टाइप का नाम रखा था उन्होंने। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसके बाद अखिलेश जी आए तो वो कुछ राम मनोहर लोहिया, तो फिर ये योगी जी आए तो वो अपना कर दिए, कोई और आएगा तो अपना करेगा। तो यार अगर ऐसा ही सुधार भाषाओं में किया जाने लगा कि नहीं आज से आपका हर एक चीज संस्कृत में होगा, फिर कोई और सरकार आई तमिल में होगा, फिर कोई, तो पागल हो जाएगा आदमी तब तो यार। एक जगह का नाम बदलने में, अब आज एक बात बताते हैं, आज से 20 साल पहले बनारस का नाम वाराणसी रखा गया था। 20-25 साल हो गया, बनारस का नाम वाराणसी रखा गया। आज भी उसको लोग काशी या बनारस में ही ज्यादा फेमस है। काशी फेमस है और बनारस ही फेमस है। और गाना भी यही है यार, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का तार, है कि नहीं? लखनऊ के नाम कितो लखनऊ रख दीजिए, उसको अवध अभी भी उसको थोड़ा है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, आया है कि नहीं? आगे तो ये नाम चेंज करना थोड़ा इजी था, लेकिन यहां कह दिया गया कि नहीं, आप भाषा के साथ इतने इजीली छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सबसे पहला कि संसद से ये अधिकार ही छीन लिया गया। संसद के पास ये मैटर भेजा जाएगा या तो आयोग के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी जेपीसी द्वारा या राष्ट्रपति के सिफारिश पर, तब जाके संसद इसे प्रस्ताव पारित करेगी 2/3 बहुमत से। अदरवाइज में साउथ इंडियन में ये चीजें देखने को मिलती है, उन्हें अपना लैंग्वेज से थोड़ा सा मतलब एक रिजिड टाइप की फीलिंग है कि नहीं हमारी लैंग्वेज पुरानी है, और जेन्युइन है उनकी पुरानी है। हिंदी बहुत पुरानी भाषा नहीं है, ये दे आया था हिंदी। किसी को दिक्कत है? 349 में किसी को दिक्कत? व्हाट इज जेपीसी? बबुआ जब संसद पढ़ा रहे थे तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, संयुक्त संसदीय समिति बताए थे, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नहीं बताए थे जेपीसी? जाके फिर से यूट्यूब पे सर्च कर देना, नहीं मिल रहा है तो संसदीय समिति आ जाएगा, उसी में लिखा रहेगा जेपीसी, देख लेना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बताए तो थे। ये घोटालों की जांच करती है या किसी विधेयक पर विवाद हो गया तो उसकी जांच करती है। जीएसटी विवाद को जेपीसी को सौंप दिया गया था। हालांकि राफेल मामले में जेपीसी की मांग की गई थी, लेकिन जेपीसी नहीं सौंपा गया। पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी बताइए तो? भाषा से संबंधित पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आंसर दीजिए। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। नहीं बबुआ, अभी हम आपको समझाएंगे, क्लासिकल भाषा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे संस्कृत पुरानी है कि कौन सी पुरानी है। गोविंद बल्लभ पंत, देखो वो कह रहा है कि सर फजल अली आयोग मतलब तुम लोग यार फजल अली आयोग बोल रहा है यार, किस हिसाब से फजल अली आयोग बोल रहे हैं? वो तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए था। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए फजल अली आयोग बनाया गया था। यार दो चार ऐसे विद्यार्थी रहने चाहिए ताकि ना हंसी भी आए और पुराना वाला रिवीजन भी हो सके। चलिए देखिए आप आगे देखते 350। बट यार यहाँ 350 में एक लफड़ा हो गया। 350 ससुरा एगो है ये नहीं है। 350 का क है, ख है, हेन तेन है, बड़ी ज्यादा है सब। देखिए 350 का में 3-4 गो है सर। 350 है। अब इसमें 350 के कई गो भाई भतीजा है सर। 350 का क है, 350 का ख है, 350 का ग है। अब इस ससुरन में दिक्कत हो जाता है। क ख ग नहीं है, यहाँ ख तक है, क नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ कहा गया है कि कोई भी व्यथा हो या कोई भी कंप्लेंट यानी शिकायत हो, शिकायत यानी कंप्लेन हो, कंप्लेन, इसके लिए किस भाषा में करेंगे आप बताइए तो? कंप्लेन करना है, कोई लिखित शिकायत करनी है, तो आप बताइए, आप अपने राज्य की फेमस यानी राज्य भाषा में करेंगे या अपनी राजभाषा में करेंगे?
राजभाषा में करेंगे। आप बताइए, कोई शिकायत व्यथा यानी आपसे कोई नाराजगी है, कोई शिकायत है, कंप्लेन करना है, तो उसे राज्य भाषा, राज्य भाषा मतलब होता है फेमस लैंग्वेज, फेमस यानी लोकल लैंग्वेज, और राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। किसमें आप शिकायत कीजिएगा, किसमें शिकायत कीजिएगा भैया? इंग्लिश में। देखिए इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिए, संविधान वाले कितने बेहतरीन थे। उसमें कहा गया आपको इस सब भाषा से मतलब ही नहीं है। अगर आपको किसी अधिकारी या किसी की शिकायत है तो आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, किसी भी भाषा में। आपको कोई भी अधिकारी आपको आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता है। आप मान के चलिए आप कोई नीरू ब्राह्मण है, आपको संस्कृत बहुत बेहतरीन ढंग से आती है, और आप जाके उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश कहीं पे भी संस्कृत भाषा में कंप्लेन लिख के दे देंगे, आपकी भाषा कंप्लेन को लिखा जाएगा, वो वहाँ मना नहीं कर सकता। आप उर्दू में लिख के दीजिएगा FIR कि हमारे साथ ये घटना हुई है, हमारे घर में चोरी हो गई, या फिर हम मतलब जो भी समस्या है आप अपना दिखाइए, वहाँ पे आपको लिख के सुना जाएगा। आप बिहार में रहते हैं, बिहार में कोई तमिल भाषा शायद ही जानता हो, मतलब फेमस तो है नहीं तमिल भाषा, आप तमिल भाषा में कंप्लेन लिख के दीजिए, वो वहाँ दरोगा साहब का जिम्मेदारी है, उसको कैसे कन्वर्ट कराएंगे। अब गूगल से कराएं कि किससे कराएं, उससे बहस नहीं है। हर जिला में एगो कन्वर्टर होता है, अधिकारी बैठ एक होता है, उसको भेज के वो कराएंगे। लेकिन आप कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति या भारत के किसी नागरिक का इस आधार पर कंप्लेन लेने से मना नहीं कर सकता है कि तुम दूसरी भाषा में लिख के आओ। यार कभी कभी हमें बहुत घमंड होता है कि हमारा संविधान कितना बढ़िया है सही है ना, कभी कभी ना अजीब सी फीलिंग होती है यार। 1949 में लिखा था सब ये संविधान, मतलब 1946 से बनने चालू हो गई थी। आज़ादी के 1 साल पहले से संविधान बनना चालू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि अगले साल 1-2 साल में आज़ाद कर देंगे। यार कभी कभी अजीब सी फीलिंग होती है यार, ये कहाँ का खोपड़ी था सब। आज के नेता क्या ये संविधान बना सकते? यार हम तो गारंटी देते हैं उनको पता भी नहीं होगा ये सब चीजें। गजब लगता है हमको, मतलब अहंकार होने लगता है अपने देश के ऊपर कि यार इतना महान हमारा देश है, लेकिन फिर कहते नहीं अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करोगे यार, मन करने लगता है यार क्या मस्त देश है हमारा, क्या सोच समझ के लिखा गया है। A to Z बातों को इतनी गहराई से बताई गई है कि मतलब दिल गदगद हो जाता है। और आजकल के नतवन को देख के खीस बढ़ता है ससुर। आज का नेता से बस का नहीं, आज के नेता लोग का बस का नहीं। चलिए अब यहां देखिए क्या है, यहां कहा गया है 300 के क में, अब जहां क ख ग आ जाता है मतलब इसे बाद में जोड़ा गया है। कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन है। अब आप बताइए प्राइमरी एजुकेशन किस भाषा में देनी चाहिए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन किस में देना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज में देना चाहिए या लोकल लैंग्वेज में? तो प्राइमरी भाषा को मातृभाषा मतलब जिस भाषा को बोलकर पैदा होने समय जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती थी, मातृभाषा यानी लोकल लैंग्वेज। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि राज्य भाषा, एक तरह से कह सकते हैं राज्य भाषा। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का बंगाल में पैदा हुआ, तो बंगाली भाषा वो बचपन में तो बेचारा बंगाली सुना होगा, तो बंगाली वहाँ की लोकल भाषा, बंगाल की राजभाषा कौन सी है? राज्य भाषा बंगाली ही है। तो मेनली ध्यान रखिएगा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देना है, और मातृभाषा वही होती है जो आपके लोकल एरियाज में बोली जाती है, लोकल एरियाज में बोली जाती है। कितना बेहतरीन काम किया कि बच्चों पे बोझ ना पड़े। हाँ, ये राज्य भाषा है। दूसरा कहा गया है ख में, इसके ख में क्या बोला गया है? कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष छूट देना है, विशेष प्रावधान देना है। मतलब जिस भाषा के लोगों की संख्या कम है ना, आप उस भाषा को बढ़ावा दीजिए। ये हमारे भारत की खूबसूरती है। आप देखिए किसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या अगर कम भी रहती है ना, तो उसके लिए भी एक संस्कृत का डिपार्टमेंट होता है, एक टीचर होता है, उसके ऊपर उतने ही पैसे खर्च किए जाते हैं, उतनी ही सैलरी दी जाती है जितना एक फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर को दिया जाता है। भले 20 लड़का आए, उसमें से भी 10 ठो ना आए,
जनरली देखा गया है कि भाषा वाले चीज़ों में अटेंडेंस बहुत कम रहती है। किसी कॉलेज में देखिएगा उर्दू के टीचर रहेंगे, तो उर्दू भाषा अगर है तो उसे हमें बचा के रखना है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। पाकिस्तान थोड़ी है कि अल्पसंख्यकों को मार के गिरा दो, कहीं गिरजाघर तोड़ दो। आप पाकिस्तान में देखिए मंदिर तोड़ दो, अरे यार पाकिस्तान में मंदिर मस्जिद छोड़ो ना, मस्जिद में बम मार देता है सब। अहमदियों को मार दो, उधर एक ठो पता नहीं अभी किसी को 11 ठो को मार दिया है सब, बताइए। मजदूर को मुड़िया काट दिया है। भैया बहुत अच्छा हम लोग का संविधान है कि देखो यार, हम लोग जाति धर्म तो अलग बात है, हम भाषा वालों का भी सम्मान करते हैं कि अगर आपकी भाषा कम है ना तो हम आपको क्या देंगे, विशेष प्रावधान देंगे। क्या देंगे, विशेष प्रावधान देंगे। किसी को कोई दिक्कत, तो हम भाषाई अल्पसंख्यकों को भी देते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक को देते ही, हम लोग सिखों को देते हैं, पारसी जो है, मुस्लिम है, माइनॉरिटी में तो इनको देते ही देते हैं। साथ ही इनको भाषा के आधार पर भी क्या दिया जाता है, हम लोग इन्हें विशेष प्रावधान देते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब लास्ट हो गया आपका 351। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किसका जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। इसीलिए हमेशा देखते होंगे ना, हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। हिंदी भाषा का विकास करना सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। भाग 17 खत्म। अब जो बचा उसको कल बताएंगे, उसमें क्या चीज़ होते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, फिर संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। इसको कल बताएंगे। आज के लिए इतना है। आर्टिकल के हिसाब से खत्म। PDF आपके पास है, कल मिलेंगे। कमेंट में आप लोग उल्टा सीधा नहीं कीजिए बाबू, सीरियस पढ़ाई कीजिए ना, पढ़ाने में भी मजा आता है। सरिया का कानून है पाकिस्तान में, चचरा वो आतंकवाद सब बना दिया है सब अपना। पाकिस्तान की बातें मत करो यार, वो सब देश है को।